समायोजन, एडजस्टमेंट एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक अवधारणा है जो व्यक्ति की अपने पर्यावरण के अनुकूलन, तनाव प्रबंधन और व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा सामाजिक अपेक्षाओं के बीच संतुलन बनाए रखने की क्षमता को दर्शाती है। यह प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण बिंदु है। आयोजन की रक्षात्मक युक्तियां, डिफेंस मैकेनिज्म्स, इन्हें कई नामों से जाना जाता है, जैसे मानसिक मनोरचनाएं, आत्म सुरक्षा अभियांत्रिकाएं, प्रतिरक्षण प्रणालियां, रक्षा तंत्र, समायोजन तंत्र आदि। सर्वप्रथम सिगमंड फ्रायड ने रक्षात्मक युक्तियों का प्रयोग किया। इन्होंने व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का अंतर्गत कई प्रकार की सुरक्षा युक्तियों का वर्णन किया। रक्षात्मक युक्तियां वे साधन हैं जिनका उपयोग व्यक्ति तनाव, कुंठा, चिंता आदि से बचने के लिए या उनके साथ समायोजन बनाने के लिए करता है। अप्रत्यक्ष उपाय, इनडायरेक्ट मेथड्स, प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन, इसमें व्यक्ति अपनी नकारात्मक भावनाओं, इच्छाओं या असफलताओं को दूसरों पर थोप देता है। जैसे बल्लेबाज के आउट होने पर वह अपने बल्ले की ओर देखकर संकेत करता है कि उसके आउट होने का कारण यह बल्ला है। उच्चीकरण, सबलाइमेशन, इसमें व्यक्ति अपनी अवांछित या सामाजिक रूप से अस्वीकार्य इच्छाओं को समाज के लिए लाभदायक कार्यों में बदल देता है। जैसे एक आक्रामक व्यक्ति बॉक्सर या सैनिक बन जाता है, या परीक्षा में असफल होने के बाद कोई छात्र निराश न होकर एक सफल लेखक बन जाता है। युक्तिकरण, रैशनलाइजेशन, इसमें व्यक्ति असफलता या अनुचित व्यवहार के लिए तर्कसंगत बहाने खोज लेता है ताकि आत्मसम्मान बना रहे। जैसे परीक्षा में असफल होने के बाद छात्र कहता है, पेपर बहुत कठिन था इसलिए मैं फेल हुआ। या नौकरी न मिलने पर व्यक्ति कहता है, मुझे यह नौकरी पसंद ही नहीं थी। प्रतिक्रिया निर्माण, रिएक्शन फॉर्मेशन, इसमें व्यक्ति अपनी वास्तविक भावनाओं के विपरीत व्यवहार करने लगता है ताकि समाज उसे स्वीकार कर सके। जैसे किसी सहकर्मी से ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति दिखावटी रूप से उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। प्रतिस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, इसमें व्यक्ति अपनी भावनाओं या आक्रोश को वास्तविक लक्ष्य के बजाय किसी कमजोर या आसान लक्ष्य पर निकालता है। जैसे बॉस ने डांटा तो व्यक्ति घर आकर अपने बच्चों पर गुस्सा निकालता है। अस्वीकार, डिनायल, इसमें व्यक्ति किसी वास्तविकता को स्वीकार करने से इनकार कर देता है क्योंकि वह उसे मानसिक रूप से परेशान कर सकती है। जैसे कैंसर से पीड़ित व्यक्ति यह मानने से इनकार कर देता है कि उसे कोई गंभीर बीमारी है। प्रतिगमन, रिग्रेशन, इसमें व्यक्ति तनाव या चिंता की स्थिति में अपने बचपन के व्यवहार को अपनाने लगता है। जैसे बड़े व्यक्ति को ज्यादा तनाव होने पर बच्चों की तरह रोना या चिल्लाना शुरू कर देना। आदर्शीकरण, आइडियलाइजेशन, इसमें व्यक्ति किसी व्यक्ति या वस्तु को असलियत से ज्यादा महान या श्रेष्ठ मानने लगता है। जैसे किसी रिश्ते में व्यक्ति अपने साथी की बुरी आदतों को नजरअंदाज करके उसे आदर्श रूप में देखने लगता है। क्षतिपूर्ति करना, कॉम्पेंसेशन, इसमें व्यक्ति किसी क्षेत्र में असफलता की भरपाई करने के लिए किसी अन्य क्षेत्र में अधिक मेहनत करने लगता है। जैसे पढ़ाई में कमजोर छात्र खेलों में सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश करता है। शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति बौद्धिक कार्यों में अधिक ध्यान देता है। निर्भरता, डिपेंडेंस, इसमें व्यक्ति कठिनाइयों का सामना करने की बजाय दूसरों पर निर्भर रहने लगता है और उनकी सहायता पर अत्यधिक भरोसा करता है। जैसे एक छात्र परीक्षा की तैयारी के लिए स्वयं अध्ययन करने के बजाय केवल कोचिंग या ट्यूशन पर निर्भर हो जाता है। पृथक्करण, विथड्रॉवल, इसमें व्यक्ति तनाव या समस्याओं का सामना करने के बजाय परिस्थिति से दूर भागने की कोशिश करता है। जैसे परीक्षा में असफल होने पर कुछ छात्र पढ़ाई छोड़कर सोशल मीडिया या खेलों में समय बिताने लगते हैं। आत्मनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन, आत्म विश्लेषण करना, इसमें व्यक्ति खुद का मूल्यांकन करता है और अपनी गलतियों को पहचानने की कोशिश करता है। यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। जैसे परीक्षा में कम अंक आने पर छात्र अपनी पढ़ाई की आदतों को लेकर आत्मनिरीक्षण करता है, या एक असफल प्रेम संबंध के बाद व्यक्ति खुद के व्यवहार का विश्लेषण करता है कि उसने कहां गलती की। तादात्म्यकरण, आइडेंटिफिकेशन,
दूसरों से अपनी पहचान जोड़ना, इसमें व्यक्ति किसी और की विशेषताओं, गुणों या जीवन शैली को अपनाने की कोशिश करता है ताकि वह खुद को श्रेष्ठ महसूस कर सके। जैसे एक बच्चा अपने पसंदीदा शिक्षक की नकल करने लगता है और उनके जैसे बोलने और व्यवहार करने की कोशिश करता है, या कोई छात्र अपने रोल मॉडल जैसे डॉक्टर, आईएएस अधिकारी की जीवन शैली अपनाने की कोशिश करता है ताकि वह भी वैसा ही बन सके। दिवा स्वप्न, डे ड्रीमिंग, कल्पनाओं में खो जाना, इसमें व्यक्ति वास्तविक जीवन की कठिनाइयों से बचने के लिए कल्पनाओं की दुनिया में चला जाता है। जैसे परीक्षा की तैयारी न करने वाला छात्र कल्पना करता है कि वह बिना मेहनत के टॉप कर जाएगा। दमन और शमन, इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहता है। आइए इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। दमन, रिप्रेशन। दमन, रिप्रेशन एक अवचेतन अनकॉन्शियस रक्षा तंत्र है जिसमें व्यक्ति अपनी तनावपूर्ण, दर्दनाक या अप्रिय यादों, भावनाओं और इच्छाओं को अपने अवचेतन मन में दबा देता है ताकि वे उसे मानसिक कष्ट न दें। यह एक अस्थायी समाधान होता है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है। दमन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिप्रेशन। एक, अवचेतन प्रक्रिया, अनकॉन्शियस प्रोसेस। दो, अस्थायी राहत। तीन, बचपन की घटनाओं से जुड़ा होता है, लिंक्ड टू चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। दमन के उदाहरण, एग्जाम्पल्स ऑफ रिप्रेशन, ब्रेकअप या हानि, पेनफुल ब्रेकअप और लॉस। कोई व्यक्ति जिसने एक गहरे रिश्ते में दिल टूटने का अनुभव किया हो, वह अपने पूर्व साथी से जुड़ी यादों को अवचेतन में दबा सकता है ताकि वह दर्द महसूस न करे। भय या डर, फियर सप्रेशन। यदि कोई व्यक्ति बचपन में पानी में डूबने से बच गया था लेकिन उसे इस घटना की कोई याद नहीं है, फिर भी उसे पानी से अज्ञात डर, हाइड्रोफोबिया बना रहता है। चलिए अब शमन को समझते। शमन, सप्रेशन, सचेत रूप से भावनाओं को दबाना। शमन, सप्रेशन एक सचेत कॉन्शियस बचाव तंत्र है जिसमें व्यक्ति जानबूझकर अपनी अप्रिय भावनाओं, विचारों या इच्छाओं को दबा देता है ताकि वे उसके वर्तमान कार्यों और मानसिक शांति को प्रभावित न करें। यह अवचेतन दमन रिप्रेशन से अलग है, क्योंकि रिप्रेशन में व्यक्ति अनजाने में अपनी भावनाओं को अवचेतन में दबा देता है, जबकि सप्रेशन में वह सचेत रूप से उन्हें अनदेखा करने की कोशिश करता है। जैसे गुस्से को नियंत्रित करना। किसी व्यक्ति को अपने बॉस पर गुस्सा आता है, लेकिन वह अपनी नौकरी बचाने के लिए उसे दबा देता है और शांति से काम करता रहता है। दुख को छिपाना। एक व्यक्ति जिसे नौकरी से निकाल दिया गया है, वह अपने दोस्तों और परिवार के सामने सामान्य व्यवहार करता है ताकि वे परेशान न हो। खेलों में हार को भूलना। एक खिलाड़ी जो किसी बड़े टूर्नामेंट में हार जाता है, वह इस बारे में ज्यादा न सोचकर अगले मैच की तैयारी में जुट जाता है। प्रत्यक्ष उपाय, डायरेक्ट मेथड्स, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। व्यक्ति अपनी समस्या की जड़ तक जाता है और उसे हल करने का प्रयास करता है। यह सबसे प्रभावी और स्वस्थ तरीका होता है। जैसे यदि किसी छात्र को परीक्षा में कम अंक आते हैं, तो वह अपनी पढ़ाई की रणनीति बदलकर सुधार करने की कोशिश करता है। आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। व्यक्ति अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है और शांतिपूर्ण तरीके से समस्याओं का समाधान खोजता है। यह संयम और आत्म अनुशासन को दर्शाता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी बहस के दौरान गुस्सा करने के बजाय शांति से अपनी बात रखता है। वैकल्पिक समाधान खोजना, फाइंडिंग ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए विभिन्न तरीकों को अपनाता है। यह लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी विकसित करने में मदद करता है। जैसे कोई व्यक्ति यदि किसी कारणवश अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो वह कोई नया रास्ता अपनाने की कोशिश करता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। समायोजन एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के संपूर्ण विकास, मानसिक शांति और सामाजिक संतुलन में सहायता करती है। यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार और सोच में बदलाव लाना पड़ता है। सकारात्मक समायोजन व्यक्ति को जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाता है। टिप्स।
मनोविज्ञान में जो महत्वपूर्ण शब्द है उन्हें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी याद करें, क्योंकि हिंदी में एक ही शब्द के लिए अनेक शब्द प्रयोग में लेके जाते हैं। जैसे युक्तिकरण, औचित्य स्थापना, तर्क संगतिकरण, रैशनलाइजेशन, सभी एक ही शब्द है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।